हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने इथेन और ब्यूटेन की बात करी थी। तो इथेन में नॉर्मल हमने देखा था एक एक्लिप्स फॉर्म और एक स्टैगर्ड फॉर्म बनता है, और ब्यूटेन के अंदर देखा तो दो फॉर्म और आ जाते हैं। एक्लिप्स में भी एक फुली एक्लिप्स और पार्शियल एक्लिप्स। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ स्टैगर्ड में, तो एक होता है गॉज फॉर्म और एक एंटी फॉर्म। तो एक्लिप्स में क्या होता है कि सारे एटम एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, इसलिए वो सबसे लेस स्टेबल होता है स्टैगर्ड के कंपैरिजन में। और स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसमें जो डायहेड्रल एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री का। स्टैगर्ड में भी दो हमने पढ़े थे, एक गॉज और एक एंटी। तो गॉज फॉर्म जो होता है वो जो लार्जर ग्रुप होते हैं, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ जो बड़े ग्रुप होते हैं, बल्कि ग्रुप होते हैं, उनके बीच में एंगल कितना होता है 60 डिग्री का। जबकि एंटी के अंदर उन दोनों के बीच में एंगल कितना आता है 180 डिग्री का। तो दोनों में भी कंपेयर करना पड़े गॉज और एंटी में, तो एंटी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। अब कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि क्या गॉज और एंटी में से हमेशा एंटी स्टेबल होगा, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, डिपेंड करेगा वो क्वेश्चन पे, सिचुएशन पे। तो वो एक फैक्टर उसी पे लिखा हुआ है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि एंटी गॉज में से हमेशा एंटी स्टेबल होगा नहीं होगा, वो हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, सिंपली ये कंपाउंड लिया जिसमें मैं इसको नाम दे रहा हूँ, इस कार्बन को नंबर 1 और इस वाले कार्बन को नंबर 2। इस नंबर 1 कार्बन से देखोगे तो 2 हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप लगा है। नंबर 2 वाले कार्बन से भी देखोगे तो 2 हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप लगा है। तो मैं इसका क्या बना रहा हूँ, न्यूमैन फॉर्म बना रहा हूँ। न्यूमैन में मैंने क्या करा, स्टैगर्ड फॉर्म बनाया। स्टैगर्ड में क्या करा मैंने, ये जो कार्बन है इसको 1 वाले को मैं फ्रंट वाला मान लेता हूँ, तो इसको मैंने लिखा 1 नंबर। जो 1 नंबर दिया इसको मैंने डॉट से, मतलब फ्रंट वाला कार्बन हो गया, और जो साइकिल से रिप्रेजेंट करा ये सेकेंड वाला कार्बन हो गया। फ्रंट वाले कार्बन से देखोगे तो एक OH लगा हुआ है और 2 हाइड्रोजन लगे, तो 2 हाइड्रोजन मैंने इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कराया। ठीक है, इसी तरीके से बैक वाले कार्बन को देखोगे तो इस पे भी 2 हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप लगा है, तो ये बैक वाला कार्बन सर्किल से एक OH और एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो एक्लिप्स फॉर्म तो मैंने बनाया ही नहीं, वो तो सबसे बेकार होगा। स्टैगर्ड में 2 पॉसिबिलिटी आएगी कि बाकी तो हाइड्रोजन है, इसमें एक बड़ा ग्रुप कौन है OH, और इसमें भी फर्स्ट वाले कार्बन पे बड़ा ग्रुप कौन है OH, और सेकंड वाले पे भी कौन है OH। तो एक बार दोनों OH को मैंने क्या करा, 60 डिग्री के पास में लिया है एक दूसरे से, तो ये गॉज फॉर्म हुआ। और दूसरे केस में मैंने क्या करा, इस OH और OH को अपोजिट लिया है, फ्रंट का OH और बैक का OH एकदम अपोजिट आ गया 180 डिग्री, तो ये हो गया एंटी फॉर्म। तो मैं बात कर रहा हूँ कि गॉज और एंटी फॉर्म में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो इन जनरल हम बोलते हैं कि एंटी फॉर्म क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन है कि हाइड्रोजन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से अटैच्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखोगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है। दूसरा कि जो हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच तो होना चाहिए, साथ के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए दूसरा जो हमारे पास एटम है जिसके साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, उसके पास लोन पेयर होना बहुत जरूरी है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है कि इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास भी क्या है 2 लोन पेयर है। तो आइदर इसका हाइड्रोजन इसके साथ इसके लोन पेयर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले, इसका हाइड्रोजन इसके लोन पेयर के साथ कर ले, ठीक है। तो दोनों में से कैसे भी आप करवा सकते हो। तो मैं कह रहा हूं कि ये हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। सेम यहाँ पे लोन पेयर है इसको डोनेट करने के लिए, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये डैश से मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा हूँ। तो ये क्या है, H बॉन्डिंग आ गई यहाँ पे, मतलब फ्रंट वाला जो कार्बन है उस पे OH लगाया और बैक वाले कार्बन पे OH लगाया, दोनों 60 डिग्री के एंगल पे है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो आप काउंट करोगे तो 1 2, ठीक है, 3, मतलब 1 2 एटम तो ये हो गए और तीसरा एटम ये हो गया। ये सर्किल और उसके पीछे, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो फ्रंट वाला कार्बन है जो मैंने डार्क कलर से बनाया, ये और इसके पीछे जो सर्किल है दोनों भी तो बॉन्डेड होंगे। तो ऐसे देखोगे तो 1 1 2 3 4 और 5 एटम का साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक मेंबर, 5 मेंबर की साइक्लिक रिंग बन रही है। और 5 मेंबर की साइक्लिक रिंग 5 और 6 सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, उससे कम होती है 5। तो 5 मेंबर की जैसे साइक्लिक रिंग बनती है, इसको हम बोलते हैं चिलेशन। चिलेशन का मतलब होता है साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन जब भी होता है तो एंट्रोपी डिक्रीज होती है, एंट्रोपी डिक्रीज होने से हमेशा उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेबिलिटी
हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों कर रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से साइक्लाइजेशन हो रहा है, साइक्लाइजेशन होने से एंट्रोपी कम हो रही है, एंट्रोपी कम होने से इसकी ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन जब मैं एंटी फॉर्म की बात कर रहा हूं तो यहां पे ये और ये दोनों एटम कैसे आ गए, ग्रुप कैसा आ गया, बिल्कुल 180 डिग्री पे एक दूसरे के अपोजिट आ गए, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी तो नहीं हो पाएगी। तो अगर मैं इन जनरल बोलूं स्टेबिलिटी की बात करूं तो गॉच फॉर्म और एंटी फॉर्म में से इन जनरल एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग in this case gauge form is more stable because due to chelation or due to cyclization the entropy of the molecule decreases which results overall stability of molecule increases। ठीक है, इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से गॉच फॉर्म क्या होगा, एंटी फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहां पे वही लिखा है। तो पहले तो चलो आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना, और ठीक है एक बार वीडियो को पॉज करके इसको ड्रॉ कर लेना। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पे, ये भी सेम स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये वाला कार्बन क्या है 2 नंबर वाला, और ये वाला कार्बन क्या है 1 नंबर वाला, बस एक बार एंटी फॉर्म में बना दिया और एक बार गॉच फॉर्म में बना दिया। फिर इसमें मैं आगे बात करूँ कि गॉच और एंटी में से, ठीक है गॉच और एंटी में से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हमारे पास गॉच फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है इस केस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, रिवर्स हो जाएगा। फिर आगे लिखा है इसमें नोट के फॉर्म में एक जनरल बात लिख दी हमने। जनरल बात क्या लिखी है, ठीक है, गॉच फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म if such type of group present, that is CH2OH bonded with CH2Z due to hydrogen bonding। अब कहां पर हम बोलेंगे कि गॉच फॉर्म ज्यादा स्टेबल और कहां बोलेंगे हम एंटी फॉर्म? इन जनरल हम हमेशा बोलते हैं एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन गॉच फॉर्म भी कुछ केसेस में, स्पेसिफिक केसेस में क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। किससे? एंटी फॉर्म से। अब कब होगा? तो हमें बस इस तरीके से देखना है कि इस तरह के मॉलिक्यूल, जैसे मैंने दिया ना इनको नंबर 1 और 2, तो ये वही चीज़ है। यानी ये क्या हो गया, यहाँ पे फर्स्ट नंबर का कार्बन, ये 2 नंबर, ये फ्रंट का मान लो, बैक का मान लो, ये बैक फ्रंट कैसे भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कार्बन से OH ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए। OH ग्रुप क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन अटैच्ड हो, जरूरी नहीं OH हो, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन से, ठीक है, अटैच हो। तो इन जनरल आपको जो हाइड्रोजन है ये किससे, ऑक्सीजन से अटैच होता हुआ मिलेगा या ऑर्गेनिक। Z ऐसा होना चाहिए कि Z, क्योंकि यहाँ पर तो ये क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन तो जरूरी है, तो ये तो हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है जिसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है। अब जो दूसरा Z ग्रुप है ना, ये Z ग्रुप ऐसा होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए 2 कंडीशन है, एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए और दूसरे एटम के पास हाइड्रोजन अटैच्ड होना चाहिए दूसरे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। तो ये हाइड्रोजन तो मेरे पास ये आ गया, तो अब ये Z ऐसा कंपाउंड होना चाहिए, ऐसा एटम होना चाहिए, ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर हो डोनेट करने के लिए, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, तो इन जनरल ये लिखा है। तो एक बार इसको वीडियो पॉज करके कॉपी कर ले और उसके कुछ एग्जाम्पल भी लिखे नीचे, है ना, वो भी देख लेता हूँ। तो पहले इसको इतना कॉपी कर ले, स्टेबिलिटी एनर्जी को। अब इसमें देखें यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, तो वो यहाँ पे लिखे हैं। अब ये Z कौन कौन हो सकता है, तो फ्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर, हमें तो एक ही चाहिए। खुद वापस से OH हो सकता है, जैसे अब इस केस में एग्जाम्पल में हमने लिया ही था। C डबल बॉन्ड H एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, इसके पास ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है 2। कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है, फिर से इसके पास क्या है, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। ठीक है, फिर इसी तरीके से एस्टर ग्रुप हो सकता है, इसमें भी 2 ऑक्सीजन, उनके पास लोन पेयर है खुद। ठीक है, अमोनिया या अमाइन हो सकता है या उसका डेरिवेटिव हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या लोन पेयर। तो ऐसे ग्रुप और एटम है जिनके पास लोन पेयर है, तो इजिली क्या करेंगे, अपना लोन पेयर डोनेट करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। तो ऐसे केसेस में गॉच फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा एंटी फॉर्म से। ठीक है, तो कॉपी करें इसको एक बार। फिर देखते, ये तो हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इसके बाद लिखा है गॉच इफेक्ट। गॉच इफेक्ट ये वही है जो गॉच फॉर्म है। तो ये गॉच इफेक्ट है क्या है, तो गॉच इफेक्ट हमें बताता है बल्कि ग्रुप ऑक्यूपाई, ठीक है, बल्कि ग्रुप ऑक्यूपाई गॉच पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू, शॉर्ट में लिख दिया मैंने WRT, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू लोन पेयर, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू लोन पेयर in most stable conformer because there is no steric repulsion between bulky group and lone pair।
इसका क्या मतलब है? गॉच इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर किसी ग्रुप के अंदर कोई बल्कि, जैसे हम OH ले रहे थे है ना, और जैसे पीछे हमने CH3 लिया था लास्ट लेक्चर के एग्जांपल में, तो ये सब जैसे बल्कि या बड़े ग्रुप है हाइड्रोजन के अलावा, तो ये जो बड़े ग्रुप या बड़ा बल्कि एटम है या बल्कि ग्रुप है, वो हमेशा क्या चाहेगा? गॉच पोजीशन ऑक्यूपाई करना चाहेगा। एंटी क्यों नहीं ऑक्यूपाई करना चाहेगा? गॉच पोजीशन ऑक्यूपाई करना चाहेगा कब? अगर किसी के अंदर लोन पेयर खुद एज ए ग्रुप या एटम आ रहा है। ठीक है, क्या मतलब है? तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल क्या है? यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया ये CH3 CH2 NHCH3। यहाँ पर हमने क्या करा है कि इसको दे दो नंबर 1 नाइट्रोजन और इसको दे दिया मैंने नंबर 2। ठीक है, फिर से न्यूमैन फॉर्म मैंने बनाया। जो नाइट्रोजन है इसको नंबर 1 दिया, तो मैंने बोला ये जो इधर सिर्फ डॉट नहीं बना के मैंने क्या बना दिया? नाइट्रोजन बना दिया। और ये ठीक है, चाहते तो डॉट भी बना लेते, मैं नाइट्रोजन ही लिख दिया। तो मैंने बोला नाइट्रोजन क्या? फ्रंट वाला है, ठीक है, फ्रंट वाला एटम है। फ्रंट वाला एटम है तो न्यूमैन के अंदर हम 3 वैलेंसी दिखाते हैं। तो एक तो हाइड्रोजन हो गया, एक CH3 हो गया, तीसरी वैलेंसी जो इसके ऊपर लोन पेयर है ना, वो खुद इसकी एक तीसरी वैलेंसी जैसे हम ट्रीट करते हैं। तो नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन, एक CH3 और ये खुद एक लोन पेयर, और तीनों कैसे दिखते हैं? हमें 120 जनरली हम 3 जो वैलेंसीज है कैसे दिखाते हैं? हम 120 डिग्री के डिफरेंस में। तो यहाँ पर इन दोनों लोन पेयर और हाइड्रोजन के बीच में 120 डिग्री, लोन पेयर CH3 के बीच में 120 और H और CH3 के बीच में 120। तो ये फ्रंट में नाइट्रोजन है, इसको मैंने न्यूमैन प्रोजेक्शन में लगाया। जो 2 नंबर है वो 2 नंबर हमने इस कार्बन को दिया है, इस वाले कार्बन को। ठीक है, उस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है और एक पूरा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये बड़ा वाला जो व्हाइट वाला सर्किल है ये तो हुआ ये कार्बन। अब इससे लगे हुए 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये और एक CH3 ये। अब इस केस में क्या है कि मैं कह रहा हूं इसका ये ठीक है, ये तो हुआ अरेंजमेंट। अब बात हो रही है कि जो बल्कि ग्रुप होगा ये इसमें आया लोन पेयर, किसके अंदर? नाइट्रोजन में। अब पीछे वाले के अंदर जो कार्बन है इसमें तो कोई लोन पेयर नहीं और इसमें CH3 बल्कि ग्रुप है। तो ये कह रहा है कि इस गॉच इफेक्ट का मतलब ये कि ये जो बल्कि ग्रुप है ना CH3, ये इसके गॉच फॉर्म में, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये लोन पेयर के पास में रहेगा विद रेस्पेक्ट टू गॉच फॉर्म, मतलब इस लोन पेयर के रेस्पेक्ट में 60 डिग्री पे रहेगा, इस लोन पेयर के अपोजिट नहीं रहेगा। ठीक है, अगर मान लो मैं इसका अपोजिट बनाता हूँ, ठीक है, चलो यहाँ मैं बना देता हूँ इसका। अगर मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसका अपोजिट बनाया मैंने, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया CH3 है ना, और फिर बचा हुआ गए तो 2 क्या लगेंगे? हाइड्रोजन लगेंगे, ये लगे 2 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन जो है तो यहाँ सेंटर में मैंने बनाया नाइट्रोजन, ये इसका लोन पेयर, और यहाँ पर इसका हाइड्रोजन और यहाँ पर इसका क्या है? CH3। ठीक है, एक मैंने क्या करा? लोन पेयर नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर है वो, और पीछे वाले एटम के पास जिसके पास CH3, इन दोनों को 60 डिग्री में रखा एंगल। ठीक है, यहाँ पर एंगल मैंने चलो मेंशन कर देता हूँ, ये एंगल जो रखा है वो रखा है 60 डिग्री। ठीक है, और इस केस में ये जो एंगल रखा है इन दोनों के बीच में, ये एंगल रखा है कितना मैंने रखा है? 180 डिग्री। ये अरेंजमेंट की बात हो रही है। तो ये यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि 60 डिग्री रखा है और एक ये 180 डिग्री रखा है। तो इसके लोन पेयर के रेस्पेक्ट में इसको मैं बोलूँगा क्या? एंटी फॉर्म। लोन पेयर के रेस्पेक्ट में इसको क्या मैं बोलूँगा? गॉच फॉर्म। तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें गॉच इफेक्ट ये बोलता है कि ये जो गॉच फॉर्म है ना, ये ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस एंटी फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि लोन पेयर दिखाना मैंने इतना बड़ा दिखा दिया, लेकिन लोन पेयर तो इस नाइट्रोजन के पास में ही होगा। ठीक है, लोन पेयर तो नाइट्रोजन के पास में होगा, तो यहाँ पर इधर कोई एटम ही नहीं है, तो यहाँ से देखना 120 डिग्री में मेरे को पूरा खाली नजर आएगा। इधर सिर्फ एक रिपल्शन होगा 60 डिग्री के पास में, इस हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोजन और मिथाइल के बीच में एक 60 डिग्री के डिफरेंस में ये सिर्फ हाइड्रोजन का रिपल्शन है, स्टेरिक। इधर कोई बॉन्ड ही नहीं है, बॉन्ड ही नहीं है, तो इधर यहाँ से दूसरा रिपल्शन यहाँ दिखेगा 120 डिग्री पे हाइड्रोजन। इस केस में अगर हम देखें तो इस मिथाइल का या हाइड्रोजन के केस में 60 डिग्री पे रिपल्शन है, तो वो तो इधर भी था, तो ये तो कॉमन हो गया। और इस मिथाइल का इसके साथ फिर से एक और मिथाइल के साथ कितना आ रहा? 60 डिग्री का फिर से रिपल्शन आ रहा है, और यहाँ पे ये तो और बड़ा ग्रुप आ गया, जबकि यहाँ पे तो कोई रिपल्शन ही नहीं था, 120 तक पूरा खाली था। आ रही बात समझ में? तो अगर मैं किसी ग्रुप में
या किसी एटम के अंदर लोन पेयर आ रहा, तो उस लोन पेयर के रेस्पेक्ट में जो दूसरा एटम लगा हुआ होगा वो किसके कहाँ लगा हुआ होगा, उस लोन पेयर से 60 डिग्री पे लगा हुआ होगा। 60 डिग्री पे लगे होने पे वहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, मिनिमम मिलेगा। स्टेरिक रिपल्शन मिनिमम मिलेगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और अगर मैं उसको ऐसे अपोजिट ले जाऊँ तो यहाँ पर क्या देखोगे, जो दो ग्रुप है, दो यहाँ पे ग्रुप लगे हुए दूसरे फ्रंट वाले एटम के जो दो ग्रुप लगे हुए उन दोनों का स्टेरिक रिपल्शन यहाँ पर होगा, 60 डिग्री का यहाँ पे और 60 डिग्री का यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही 60 डिग्री रिपल्शन है और दूसरा रिपल्शन 120 डिग्री पे जा रहा है, तो स्टेरिक रिपल्शन कम हो जा रहा है। तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको फिर से एक बार देख लेते। गॉज इफेक्ट का मतलब क्या है कि bulky group occupy gauge position with respect to lone pair in most stable conformer because there is no steric repulsion between bulky group and lone pair। आ रही बात समझ में? तो लोन पेयर और बल्की ग्रुप के बीच स्टेरिक, जब एटम ही नहीं है तो स्टेरिक रिपल्शन कहां से होगा, वो होगा ही नहीं। ठीक है, तो एक बार पहले इतना आप कॉपी कर ले इसको। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको आप कॉपी कर ले। फिर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले। ठीक है, तो स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ पे स्टेबिलिटी, इन दोनों के बीच में स्टेबिलिटी की बात करूं तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू गॉच इफेक्ट। इसको हम बोलते हैं गॉच इफेक्ट। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको कॉपी करें। एक और एग्जांपल देखें इसमें। ठीक है, एक और एग्जांपल इसमें क्या है, सेम आपके पास नाइट्रोजन की जगह हमने क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। तो इसको मैंने नंबर दिया 1 और इसको दे दिया कार्बन को 2। यहाँ पे तो सेम है, 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप। इस ऑक्सीजन पे तो एक ही हाइड्रोजन लगा। अब जो 2 लोन पेयर है ना, वो 2 उसके क्या वैलेंसीज कैसे काम करेंगे। तो मैंने क्या करा, ये फ्रंट में लगा दिया ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन का नंबर क्या हो गया 1, और पीछे वाला जो कार्बन है, ठीक है, पीछे वाला जो कार्बन है व्हाइट कलर का, ये हो गया नंबर 2। तो ऑक्सीजन पे आप देखोगे एक हाइड्रोजन और 2 लोन पेयर है, तो ऑब्वियस सी बात है कैसे भी रख दो, 2 लोन पेयर 120 डिग्री पे, क्या 120 डिग्री पे आने आने, तो ये 2 लोन पेयर हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया। अब मेरे को रखना था किसको, इस सेकंड वाला कार्बन जो सर्किल है व्हाइट कलर का, वो है सेकंड कार्बन, सेकंड एटम, उस पर 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल लगाना है। अब इसमें मिथाइल है बल्की ग्रुप, तो मिथाइल जो बल्की ग्रुप है ना, वो बल्की ग्रुप को मैं क्या करूंगा, इधर इन लोन पेयर के पास में रखूंगा। अब पास में रखने में तो क्या, इस मिथाइल ग्रुप को मैं यहाँ पे भी रख सकता था। जब यहाँ पे रखता मैं मिथाइल ग्रुप को, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन का रिपल्शन होता। अगर मैं यहाँ रखता तो भी एक हाइड्रोजन का रिपल्शन होता। लेकिन जब मैंने मिथाइल को यहाँ रख दिया, तो अब देखोगे यहाँ पे दोनों साइड लोन पेयर आ गया, तो यहाँ पे तो कोई स्टेरिक क्राउडिंग है ही नहीं या स्टेरिक रिपल्शन है ही नहीं। डायरेक्ट रिपल्शन का होगा, या तो खुद ही के एटम के साथ होगा या फिर इससे होगा तो 120 डिग्री पे होगा। तो दोनों लोन पेयर के अब बीच में मैंने इस मिथाइल ग्रुप को रख दिया, तो लोन पेयर के रेस्पेक्ट, इस लोन पेयर के रेस्पेक्ट में भी गॉच पोजीशन पे, इस लोन पेयर के रेस्पेक्ट में भी गॉच पोजीशन पे, तो ये सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा इस केस में। तो एक लोन पेयर वाला भी केस ले लिया मैंने और 2 लोन पेयर वाला भी केस ले लिया। ठीक है, तो इसको कॉपी कर ले। तो एक तरीके से ये मैंने बस क्या बनाया, बनाने में कई सारे बना सकता था, लेकिन ये इसका मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मर होगा ये। ठीक है, कॉपी करें वीडियो पॉज करके। ठीक है, चाहो तो इसमें लिख लेना, इट इज मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर। ठीक है, इट इज मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर, बनाने में और भी कई सारे बन जाएंगे। चलो फिर देखें। ठीक है, तो 2 इफेक्ट थे, एक हाइड्रोजन की वजह से और एक गॉच की वजह से, तो ध्यान रखने इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बढ़ते आगे, टॉपिक है छोटा सा डायपोल मोमेंट, इसी से रिलेटेड। तो इसमें डायपोल मोमेंट से क्वेश्चन कैसे रिलेटेड आते हैं वो हम बात करते हैं। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट क्या होता है इन जनरल आपको पता ही है। डायपोल मोमेंट किससे, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो म्यू होता है ये किसके बराबर होता है, चार्ज इनटू डी, मतलब डिस्टेंस। दो, अगर मैं कह रहा हूँ ये ए और बी एटम है, तो ए और बी एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, तो उनकी वजह से
मान लो ये ए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो ये चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है वो तो बताएगा क्यू, और ये डी क्या बताएगा, इनकी बॉन्ड लेंथ, ये डिस्टेंस बताएगा। ठीक है, तो इस तरीके से Q इंटू डी से हम क्या निकाल सकते हैं, डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। अब यहां पर कॉन्फॉर्मर में कैसे देखना है उसको देखिए, मैक्सिमम मॉलिक्यूल इन एंटी फॉर्म, देन इन गॉज फॉर्म एंड नेग्लिजिबल पार्टिकल इन एक्लिप्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं किसी कॉन्फॉर्मर की बात करूं, अगर 100 मॉलिक्यूल मैंने ले लिए तो 100 में से क्या होंगे, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल उस फॉर्म में जाएंगे जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि गॉज, एंटी और एक्लिप्स्ड, यानी स्टैगर्ड में दोनों मान लिए मैंने, ठीक है, मानने में तो चारों मान लो, ठीक है, एक्लिप्स में भी फुली और पार्शियल मान लो, और गॉज में भी स्टैगर्ड में भी गॉज और कौन से एंटी मान लो, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सा है, एंटी। तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल जाएंगे अपने आप को एंटी फॉर्म में डालना। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया 100 मॉलिक्यूल में से 70 मॉलिक्यूल किस में जा रहे हैं, एंटी फॉर्म में, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर उससे कम जाएंगे किस में, गॉज फॉर्म में, क्योंकि उससे थोड़ा सा कम स्टेबल होता है। तो मैंने मान ली 20 मॉलिक्यूल होंगे, जो कि 20 या 25 मॉलिक्यूल ले लो आप, किस में चले जाएंगे वो, हमारे गॉज फॉर्म में। तो 70 प्लस 25 कितने हो गए, 95। अब उसमें से 3-4 मॉलिक्यूल चाहेंगे किसमें, पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म में तो जाना ही नहीं चाह रहे क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल है। फिर भी हम मान लें कि चलो एक आध तो होगा ही, तो मैंने 5 में से मान लिए 4 मॉलिक्यूल किस में जा रहे हैं, किस में, पार्शियल एक्लिप्स में, और एक मॉलिक्यूल जा रहा है फुली एक्लिप्स में। तो इस तरीके से अगर मैं देखूँ कि अगर 100 मॉलिक्यूल लिए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है ना वो एंटी या फिर गॉज फॉर्म में रहना चाह रहे हैं, स्टैगर्ड फॉर्म में, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। एक्लिप्स फॉर्म में तो मॉलिक्यूल कन्वर्ट होना ही नहीं चाह रहा क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी तो क्या होती है, कम होती है। तो वही लिखा है कि मैक्सिमम मॉलिक्यूल इन एंटी फॉर्म, देन इन गॉज फॉर्म एंड नेग्लिजिबल पार्टिकल्स इन एक्लिप्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में स्टेबिलिटी की बात करी थी, तो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैक्सिमम मॉलिक्यूल क्या होंगे, एंटी होंगे, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। फिर लिखा है therefore it is assumed that majorly mixture containing anti and gauge form। तो मैं वही कह रहा था कि 70 मान लो एंटी के और 25 मान लो किसके हो गए, गॉज के, तो हो गए 95। अब जो 2, 4, 5 मॉलिक्यूल रह गए उनको तो हम नेग्लिजिबल मान के चलते, तो हम बोलते हैं मैक्सिमम जो मिक्सचर है, ठीक है, बहुत सारे 100 मॉलिक्यूल लिए, तो उसमें जो कॉन्फॉर्मर का मिक्सचर मिलेगा उसमें मैक्सिमम आपको क्या मिलेंगे, या तो आपको गॉज फॉर्म मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, एंटी फॉर्म। तो हमने बोला कि जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल है, तो हमने मान लिया कि उसमें 2 ही फॉर्म मेजरली एग्जिस्ट कर रहा है, एक एंटी फॉर्म और एक गॉज फॉर्म। तो मैंने बोला कि अगर एंटी फॉर्म का मोल फ्रैक्शन x है तो मैंने लिखा उसको x एंटी, प्लस गॉज फॉर्म का मोल फ्रैक्शन लिखा x गॉज इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1, क्योंकि इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉज प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ पार्शियल एक्लिप्स प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ फुली एक्लिप्स आएंगे तो चारों, लेकिन जो एक्लिप्स फॉर्म है फुली और पार्शियल वो नेग्लिजिबल है, तो उसको मैंने इग्नोर करा, इसलिए ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1 लिखा। ठीक है, और एंटी और गॉज को ही बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स या इनके हैं, तो उनका मोल फ्रैक्शन भी मैक्सिमम, मोल फ्रैक्शन भी जनरली किसका नजर आएगा, हमें एंटी और गॉज फॉर्म का। ठीक है, तो एक बार पहले इसको कॉपी कर लें, फिर आगे समझते हैं इसमें डायपोल मोमेंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। क्लियर है, तो एक तो ये चीज हो गया, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि हमने मान लिया है, अज्यूम करा ये, ठीक है, एग्जैक्टली तो नहीं होता लेकिन अज्यूम करता है, अज्यूम करा हमने, ठीक है, छोटे से न्यूमेरिकल हो सकता पूछा है कि जो मॉलिक्यूल्स है हमारे पास उसमें हमने मान लिया एंटी और गॉज फॉर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं बस, और दोनों का मोल फ्रैक्शन 2 हो, 5 हो, 10 हो, सबका क्या होता है, समीशन हमेशा 1 होता है, तो 2 है तो दोनों का समीशन क्या होगा, 1। एग्जाम्पल देखिए एक, जैसे मैंने यहां पे लिखा CH2, इससे भी Cl लगा दिया, इससे भी Cl लगा दिया, ठीक है, कैसे भी आप मान लो, इसको मैंने नंबर दे दिया, इसको नंबर दिया मैंने 1, इसको नंबर दिया मैंने 2, ठीक है, तो ये हो गया 1 नंबर डॉट वाला, उससे देखोगे तो 2 हाइड्रोजन 1 Cl है, तो 2 हाइड्रोजन और 1 Cl है फ्रंट वाले से, बैक वाले को 2 दिया, उससे भी 2 हाइड्रोजन 1 Cl है, तो 2 हाइड्रोजन और 1 Cl है, तो ये बैक वाला एटम हो गया 2 नंबर। अब इसमें क्या है, 2 पॉसिबिलिटी दी, क्योंकि मैं तो क्या बोल रहा हूँ कि या तो एंटी फॉर्म होगा या फिर गॉज फॉर्म ही होगा, ठीक है, एक्लिप्स फॉर्म तो होगा ही नहीं क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी कम है। तो एक तो मैंने बनाया ये एंटी फॉर्म किसके रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे क्लोरीन बैक वाले कार्बन का और फ्रंट वाले का कार्बन का क्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं,
ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये बना एंटी। गॉच फॉर्म कैसे बना, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे फ्रंट वाले का क्लोरीन और बैक वाले का क्लोरीन जो है, ठीक है, पास में आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया इसका गॉच फॉर्म 60 डिग्री पे, और इसमें क्या आ रहा है 180 डिग्री पे, ठीक है। तो ये दो फॉर्म बनाए एंटी और गॉच। और एंटी और गॉच को ध्यान से देखें तो डायपोल मोमेंट हमें पता है कहाँ होता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एरो भी उसकी तरफ बनता है। तो अगर मैं बोलूँगा कि यहाँ पर अगर डायपोल मोमेंट मैं कैलकुलेट करता हूँ तो डायपोल मोमेंट के अंदर क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन जो लगे हुए इसका इस कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन का ज़्यादा होगा, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन में से कार्बन का ज़्यादा होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। सेम इसका डायपोल मोमेंट इधर और इसका डायपोल मोमेंट इधर। इसकी बात करेंगे तो कार्बन क्लोरीन में से डायपोल मोमेंट क्या होगा, क्लोरीन का ज़्यादा होगा, और इधर क्या होगा, क्लोरीन का ज़्यादा होगा। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। मतलब सारा ओवरऑल जो डायपोल मोमेंट आएगा उसका क्या आएगा, वो जीरो आएगा, म्यू इक्वल्स टू जीरो। लेकिन इसका अगर मैं डायपोल मोमेंट की बात करूँ तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। तो जीरो तो नहीं होगा, इसका रिजल्टेंट कुछ ना कुछ इधर आएगा। तो डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो लिखा है यहाँ पे। आ रही बात समझ में। तो एंटी फॉर्म का तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, बट गॉच फॉर्म का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, ठीक है। ये तो थोड़ा इजी है, हमें समझ में आ रहा है आराम से। अब इसमें आगे बात करते हैं हम, क्योंकि उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है, कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि एक ही मॉलिक्यूल है, हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल, जैसे मैंने बोला 100 मॉलिक्यूल है, तो 100 में से मैक्सिमम मैंने मान लिया एंटी और मैक्सिमम मैंने मान लिया गॉच है। तो एंटी का तो चलो मान लिया कि डायपोल मूवमेंट आ रहा है जीरो, लेकिन गॉच की वजह से तो कुछ डायपोल मूवमेंट होगा, तो वो इफेक्टिव डायपोल मूवमेंट क्या होगा 100 मॉलिक्यूल का, वो हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक बार पहले इसको कॉपी करें, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें, तो यहां बस नेक्स्ट मैंने क्या बताया, ग्राफिकली बस ये समझाने की कोशिश करी जो अभी मैं समझा रहा था, कि एनर्जी और एंगल ऑफ रोटेशन, जैसे कल लास्ट लेक्चर में हमने बताया था एंगल ऑफ रोटेशन अल्फा और एनर्जी के बीच में जब ग्राफ ड्रॉ करते तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, फुली एक्लिप्स्ड की, उससे कम किसकी होती है, पार्शियल एक्लिप्स्ड की, उससे कम होती है स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ गॉच और एंटी फॉर्म ऑफ, ये स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ एंटी, ठीक है, ये हो गया एंटी यहाँ पे, और यहाँ पर क्या हो गया गॉच फॉर्म। तो मैं कह रहा हूँ कि जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल होंगे ना, वो मैक्सिमम मॉलिक्यूल की टेंडेंसी क्या होगी, एनर्जी कम करके मैक्सिमम मॉलिक्यूल कहाँ जाना चाहेंगे, एंटी फॉर्म में। इधर तक जिनकी एनर्जी होगी वो सब एंटी फॉर्म में जाना चाहिए। अगर इधर तक किसी की एनर्जी तो वो किस में जाना चाहेंगे, गॉच फॉर्म में जाना चाहेंगे, ठीक है। तो आइदर मैक्सिमम मॉलिक्यूल, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल वो अपनी एनर्जी कम करके, ठीक है, गॉच फॉर्म में जाना चाहेंगे, यहाँ जो मॉलिक्यूल वो अपनी एनर्जी करके गॉच फॉर्म में जाना चाहिए, यहाँ जो मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी कम करके एंटी फॉर्म में जाना है। हाँ, यहाँ से इसमें पार्शियल एक्लिप्स या फुल एक्लिप्स में थोड़ी जाना चाहेंगे। तो ये बस ये बताने का मतलब है कि मैक्सिमम मॉलिक्यूल या तो किस में होंगे, एंटी फॉर्म में, या फिर किस में होंगे, गॉच फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो ये तो ग्राफ हमने लास्ट लेक्चर में देखा भी था, चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, समझाने के लिए मैंने बताया, वीडियो पॉज करके इसको ड्रॉ कर ले। अब बात हो रही है यहाँ पे कि डायपोल मूवमेंट कैसे निकाले इफेक्टिव। तो यहाँ पे मैं लिखा इफेक्टिव डायपोल मूवमेंट की बात करें तो इफेक्टिव डायपोल मूवमेंट मैंने बोला दो ही फॉर्म मिल रही है, एक तो हमें क्या मिल रही है, एंटी फॉर्म, और एक हमें क्या मिल रहा है, गॉच फॉर्म, ठीक है। मैंने बोला कि एंटी फॉर्म का डायपोल मूवमेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी, ठीक है, कि एक एंटी मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट कितना है, और मोल फ्रैक्शन मतलब कितने सारे मॉलिक्यूल, या मैं बोल सकता हूँ कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंटी फॉर्म में ज़्यादा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे ज़्यादा हमें पता लगेगा, वो हमें बताएगा इफेक्टिव डायपोल मूवमेंट कितना है एंटी फॉर्म का। सिमिलरली एंटी फॉर्म का निकाल लिया, उसी तरीके से दूसरा मैंने क्या माना, उसमें गॉच फॉर्म है, तो गॉच फॉर्म का एक मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच फॉर्म, ठीक है। तो उससे टोटल गॉच फॉर्म का डायपोल मूवमेंट क्या होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। चाहो तो ऐड करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डायपोल मूवमेंट ऑफ पार्शियली एक्लिप्स्ड इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ पार्शियली एक्लिप्स्ड एंड डायपोल मूवमेंट ऑफ फुली एक्लिप्स मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ फुली एक्लिप्स, क्योंकि उनका जो मोल फ्रैक्शन होंगे पार्शियली एक्लिप्स और फुली एक्लिप्स के ऑलमोस्ट इक्वल्स टू जीरो होंगे, तो ओवरऑल जो इफेक्टिव डायपोल मूवमेंट आएगा उनका एक्लिप्स फॉर्म का, पार्शियल हो या फुली, वो भी क्या आएगा, जीरो आएगा। अब ये तो हमने लिख दिया क्योंकि हमने अज्यूम करा है और माना भी है कि एंटी और गॉच फॉर्म ही क्या मैक्सिमम है, लेकिन ये भी हमने बोला है कि जो एंटी फॉर्म है उसका तो डायपोल मूवमेंट खुद का ही जीरो होता है। जब डायपोल मूवमेंट जीरो होता है तो ये जो
ये जो वैल्यू ये क्या हो जाएगी 0, और ये वैल्यू 0 होगी तो उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो वही लिखा है कि एंटी फॉर्म जो है वो एंटी फॉर्म क्या है, उसका डायपोल मोमेंट तो 0 होता है, लेकिन गॉज फॉर्म का डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, ये भी अभी हमने देख लिया। और दोनों का मोल फ्रैक्शन का समेशन क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो ये पूरा टर्म तो क्या हो जाएगा 0। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि इफेक्टिव जो डायपोल मोमेंट आ रहा है वो एक्चुअल किसकी वजह से आ रहा है, सिर्फ गॉज फॉर्म की वजह से आ रहा है। ठीक है, इफेक्टिव जो डायपोल मोमेंट आ रहा है वो सिर्फ किसकी वजह से आ रहा है, गॉज फॉर्म की वजह से आ रहा है। तो गॉज फॉर्म का डायपोल मोमेंट मल्टीप्लाई बाय उसका मोल फ्रैक्शन। और इसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, दोनों के मोल फ्रैक्शन को समेशन 1 के बराबर कर देंगे तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार कॉपी कर ले। ठीक है, तो इस पर एक छोटा न्यूमेरिकल भी हम देख लेंगे। फिर इसके आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, नहीं नोट करके, यहां पे लिखा है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डायपोल मोमेंट पे क्या फर्क पड़ रहा है वो हमें बताना है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डायपोल मोमेंट पे क्या फर्क पड़ रहा है वो हमें देखना है। ध्यान से सुनना और समझना, एक बार टेम्परेचर इंक्रीज करा, एक बार टेम्परेचर डिक्रीज करा, तो ठीक है इस ग्राफ से हम समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं क्या कह रहा था कि अगर यहाँ कोई मॉलिक्यूल तो अपनी एनर्जी कम करके कहाँ आएगा एंटी फॉर्म में। अब मैं कह रहा हूँ टेम्परेचर मैं बढ़ा रहा हूँ, टेम्परेचर जब मैं बढ़ाऊंगा ना तो टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, एनर्जी बढ़ेगी तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ जो मॉलिक्यूल होगा ना उसकी एनर्जी बढ़ रही है, तो बढ़ते बढ़ते कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। लेकिन यहाँ आने के बाद उसको रियलाइज हुआ कि भाई टेम्परेचर जब तक बढ़ा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब वो टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा तो फिर वापस जो मॉलिक्यूल है वो कहाँ जाएंगे, अपने नियर बाई स्टेबल स्टेट में। तो यहाँ से मॉलिक्यूल एनर्जी बढ़ता बढ़ता यहाँ ऊपर तो आ गया और फिर कहाँ चला गया, इधर गॉज फॉर्म में। यहाँ से मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ती बढ़ती कहाँ चला गया, ऊपर, और फिर किस में चला गया, गॉज फॉर्म में। तो टेम्परेचर बढ़ाने से अल्टीमेटली टेम्परेचर बढ़ाने से जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंटी फॉर्म में ज्यादा थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो गॉज फॉर्म में चले गए। यानी क्यों, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ा है एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ी तो उन्होंने एनर्जी बैरियर क्रॉस कर दिया, किसका, पार्शियली एक्लिप्स का, और पार्शियली एक्लिप्स का क्रॉस करा तो वो कहाँ पहुंच गए, गॉज फॉर्म में। तो टेम्परेचर बढ़ाने से मोल फ्रैक्शन, मैं ऐसे बोल सकता हूं एंटी फॉर्म का कम हो रहा है, या टेम्परेचर बढ़ाने से मोल फ्रैक्शन किसका, गॉज फॉर्म का बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर यही चीज मैं लिख रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉज फॉर्म, ठीक है, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉज फॉर्म इंक्रीज हो रहा है। अब मोल फ्रैक्शन गॉज फॉर्म इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो हमें फॉर्मूला तो हमने लिख दिया, लेकिन फॉर्मूले में इफेक्टिव डायपोल मोमेंट में हमने देखा कि जो डायपोल मोमेंट आ रहा है सिर्फ वो गॉज फॉर्म की वजह से आ रहा है, एंटी फॉर्म की वजह से तो 0 हो रहा है। तो ये वैल्यू तो फिक्स होगी, डायपोल मोमेंट तो चेंज नहीं हो रहा टेम्परेचर बढ़ाने से, लेकिन हाँ टेम्परेचर बढ़ाने से मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू जब बढ़ेगी, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल जो डायपोल मोमेंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। यानी आ रही बात समझ में, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोल फ्रैक्शन गॉज फॉर्म का बढ़ जाएगा और गॉज फॉर्म का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, गॉज फॉर्म का मोल फ्रैक्शन जैसे ही बढ़ेगा तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लॉजिकली बिल्कुल समझा है। तो चाहो तो अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, मैं अभी इतना ही लिख रहा हूँ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉज फॉर्म इंक्रीज हो रहा है, और गॉज फॉर्म का टेम्परेचर इंक्रीज होने से, ठीक है, गॉज फॉर्म का टेम्परेचर इंक्रीज है ना, इफेक्टिव जो डायपोल मोमेंट है, ठीक है, इफेक्टिव डायपोल मोमेंट जो है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इफेक्टिव डायपोल मोमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है? ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉज बढ़ रहा है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉज फॉर्म बढ़ने से ओवरऑल डायपोल मोमेंट, इफेक्टिव डायपोल मोमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका उल्टा टेम्परेचर मैंने डिक्रीज करा, टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा
तो टेम्परेचर डिक्रीज करने उसका रिवर्स होगा। मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट होना चाहेंगे, एंटी फॉर्म में। मैक्सिमम मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होना चाहेंगे, एंटी फॉर्म में। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो मोल फ्रैक्शन है अगर एंटी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे तो किससे कन्वर्ट होंगे, गॉच फॉर्म से तो कन्वर्ट होंगे। तो गॉच फॉर्म का जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इसकी वैल्यू जैसे ही डिक्रीज होगी तो इफेक्टिव में तो इसकी वजह से ही आ रहा था डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू है इफेक्टिव वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आ रही बात समझ में। तो ये बिल्कुल वाइस वर्सा चीज है, तो इसको ध्यान से देख लेना एक बार। जो मैंने बोला दोबारा पूरा लैंग्वेज में लिखा, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। तो एक बार आप यहाँ तक तो आपने कॉपी कर ही लिया होगा, ये नोट कॉपी कर लेना लास्ट। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लेते हैं। अब इस पे हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट ऑफ गॉच फॉर्म इफ इफेक्टिव डायपोल मोमेंट इज 1d। ठीक है, डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, डिबाई। ठीक है, DeBye। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा, पीरियोडिक में भी पढ़ा होगा। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी फॉर्म इज 0.8। ठीक है, तो हमें यहां पर क्या क्या गिवन दे दिया है, हमें गिवन दिया है, देखो डायपोल मोमेंट हमें गॉच फॉर्म का कैलकुलेट करना है और हमें गिवन क्या दे रखा है, इफेक्टिव डायपोल मोमेंट, मतलब म्यू इफेक्टिव हमें दे रखा है इस केस में। ठीक है, म्यू इफेक्टिव की वैल्यू दे रखी है 1d। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी फॉर्म, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी फॉर्म ये हमें दे रखा है कितना, 0.8। ठीक है, और कैलकुलेट क्या करना है हमें, म्यू गॉच हमें कैलकुलेट करना है। ये पूछा ना, डायपोल मोमेंट ऑफ गॉच फॉर्म। ठीक है, तो हमें पता है जो फॉर्मूला हमने लिखा है म्यू इफेक्टिव। ठीक है, म्यू इफेक्टिव क्या होता है, म्यू एंटी मल्टीप्लाई बाय म्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी प्लस म्यू गॉच फॉर्म मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच फॉर्म। सही है, बट हमें पता है कि ये तो क्या होता है, डायपोल मोमेंट तो क्या होता है इसका, 0 होता है एंटी फॉर्म का। तो ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी, अपने आप पूरी 0 हो जाएगी। ये मुझे कैलकुलेट करनी है, अगर कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए ये वैल्यू मुझे दे रखी है इफेक्टिव की, तो मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये। तो यहाँ पर क्या करें, क्योंकि हमें दे रखा मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी। ठीक है, ऑलमोस्ट हम ये मान के चलते कि इसमें दो ही हैं, गॉच और एंटी फॉर्म, तो दोनों का समेशन क्या होगा 1, और एंटी की वैल्यू हमें दे दी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच प्लस 0.8 इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच कितना आ जाएगा, 0.2। बस अब सारी वैल्यूज आ गई है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर इस फॉर्मूले से मैंने लिखा इफेक्टिव कितने दे रखा हमें, 1d इज इक्वल्स टू, ये तो पूरा टर्म क्या आ जाएगा 0 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच फॉर्म। ठीक, सॉरी डायपोल मोमेंट ऑफ गॉच फॉर्म, ये तो मुझे कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाय इसका मोल फ्रैक्शन कितना आ गया 0.2। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय क्या कर दे, 0.2 कर दे, तो कितना आ जाएगा, ये 5d आ जाएगा। क्लियर है, तो इसको एक बार आप कॉपी कर लेना, पहले क्वेश्चन लिख लें आप। ठीक है, तो इस तरह के छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना।
ठीक है। फिर ठीक है, सॉल्यूशन एक साथ कॉपी कर लेना।